जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग इतिहास की नई कक्षाओं को शुरू करते हैं। एक मिनट। आज से हम लोग इतिहास की नई कक्षाओं को शुरू करते हैं और हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक के चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ जो भी फैक्ट होगा उसको लर्न करते जाएंगे और अपना स्टडी को आसान बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो चूँकि ये पहली क्लास है तो एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट को कि इतिहास हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। आजकल बहुत सारी भ्रामक ऐसी बातें फैल रही हैं कि इतिहास को हटा देना चाहिए, तो क्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे वैसे। लेकिन आज हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा जान लें तो थोड़ा पढ़ने में भी रुचि जग जाएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास होता है पुरानी बीती घटनाओं का लिख लेते हैं। पुरानी बीती घटनाओं का अरेंजमेंट पुरानी बीती घटनाओं का अरेंजमेंट के साथ सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज। जैसे ही हम पुरानी बीती घटनाओं का सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। तो अब सोचिए कि इतिहास पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो इतिहास पढ़ने से क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी देश की अगर सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी तो सभ्यता एवं संस्कृति होती है। कहते हैं कैसे कि हमारा भारत जो था विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही अच्छी है। अब तो थोड़ा पश्चिमी मोड की ओर मुड़ने जा रहा है। तो कहते थे कि भारत जो है विश्व गुरु है। तो हम लोग को सभ्यता और संस्कृति की जानकारी कैसे मिलेगी? तो हम लोग को सभ्यता और संस्कृति की जानकारी तभी मिलेगी जब हम उस देश का इतिहास पढ़ेंगे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज जो थे किस तरीके से एक बंदर की प्रजाति से मानव की प्रजाति में परिवर्तित हुए। उन्होंने किस तरीके से कपड़े की कताई और बुनाई सीखी, किस तरीके से उन्होंने कपड़े बनाना सीखा, कैसे कृषि की शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने आग जलाना सीखा, कैसे उन्होंने नगरों का निर्माण किया, कैसे उन्होंने महलों का निर्माण किया, कैसे उनके अंदर कला की जागृति हुई। और इसी के साथ साथ यह भी जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके चलते उनको बुरे परिणाम हासिल हुए। और इन्हीं सभी निष्कर्षों को निकालकर आज हम आधुनिक दौर में पुरानी बातों और नई बातों को समेट कर हम लोग आगे तरक्की करते हैं। उनकी बुरी बातों से सीख लेते हैं और अच्छी बातों को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इतिहास को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है, अलग अलग भागों में तोड़ा गया है स्टडी के लिए। ऐसा नहीं कि इतिहास को बांट दिया गया है। वैसा हम लोग, हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने जब इसकी रचना किया, संरचना किया,
तो उन्होंने यह महसूस किया कि यह बहुत जटिल टाइप का विषय न बन जाए और इससे लोगों का जो है मोह भंग ना हो, इसलिए उन्होंने मज़ेदार बनाने के लिए इनको अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे ऊपर वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह इसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि स्रोत के आधार पे इतिहास को कैसे बांटा गया है। तो स्रोत होता क्या है, पहले स्रोत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ेंगे तो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि इतिहास में क्या है कि पुरानी बीती घटनाओं का अरेंजमेंट के साथ अध्ययन, अरेंज करके जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन ये हमें अरेंज करेगा कौन, ये आखिर अरेंज करवाएगा कौन। और हम ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से आया अरेंज करके उसको हम पढ़ ली, इसके लिए बहुत समय लगा है, इसके लिए बहुत सारे इतिहासकार हुए। तो जब उन्होंने इतिहास को लिखा होगा, उनको जब जांचा होगा, तो कैसे उनको सारी चीज़ें का बारे में पता चला होगा। तो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इतिहास के जानने के स्रोत, माने इतिहास को हम कहाँ कहाँ से जान सकते हैं। तो देखिए, इतिहास के जानने के स्रोत जो होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इतिहास के स्रोत, तो इतिहास के स्रोत हमें 3 प्राप्त होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, जिसको आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, अब साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। पहले हम लोग एक एक बातों को पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है कि जैसे वैसे स्रोत, ठीक है ना, पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल, तो आर्कियोलॉजिकल किसे कहते हैं? देखिए पहले समझ जाइए आर्कियोलॉजी होता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो वह भूमि के कुछ भागों को या बहुत सारे भागों को खोद कर कुछ प्राप्त करता है, उन प्राप्त चीज़ों पे रिसर्च करके कुछ निष्कर्ष देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। और मतलब जो एक डिपार्टमेंट बनता है उसको कहता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हो गया कि जैसे धरती के अंदर से खोद कर क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, बर्तन हो सकता है, मूर्तियाँ हो सकती हैं, सिक्के हो सकते हैं, अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं, भवन प्राप्त हो सकते हैं, चित्रकला प्राप्त हो सकता है। तो उनके आधार पे निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उस समय समाज में क्या चलता था, उनकी आर्थिक प्रणाली कैसी थी, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत क्या होता है? तो साहित्यिक स्रोत, जैसे आप सुने होंगे कि मतलब साहित्य के बारे में तो आप लोग कुछ ना कुछ तो सुने ही होंगे। जैसे आप सुने होंगे झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी को हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है, हम जो पढ़े हैं, उसके आधार पे कहते हैं ना कि झांसी की रानी बड़ा बलवान थी, अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय वह पीछे थोड़ा भी नहीं हट पाई और उन्होंने अपने जान की बलिदान दे दी। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गया। साहित्य से हमें दिया गया है, साहित्य में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के सुन के हम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी ऐसी थी। महात्मा गांधी के बारे में तो हम लोग को नहीं, हम तो नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते अगर हमारी उम्र के होंगे तो।
पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, वो सुनते होंगे, वो समझते थे। तो उसी तरीके से बहुत पहले की जब बात है तो साहित्यिक स्रोत था कि जैसे साहित्य विद्यमान था। साहित्य, अब साहित्यिक स्रोत आगे ज़्यादा समझ में आएगा, हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांट दिया गया है। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांट दिया गया है। धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के बारे में तो जैसे धार्मिक साहित्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहले लिख लेते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत तीन लोगों के बारे में आएगा। हिंदू, जिसको ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो अब देखिए गैर धार्मिक साहित्य में अगर हम देखें, गैर धार्मिक साहित्य में तो गैर धार्मिक साहित्य में बहुत सारा देखे होंगे आप। जैसे अर्थशास्त्र सुने होंगे, कौटिल्य जो लिखे हैं, चाणक्य कौटिल्य लिखे हैं अर्थशास्त्र, ठीक है ना। चंवर दरई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। मुद्रा राक्षस पढ़े होंगे, मुद्रा राक्षस गोली मारे, वो तो बहुत में आ जाएगा। पाणिनि ने एक व्याकरण का बुक लिखा था, अष्टाध्यायी। तो इस तरीके से आप बहुत सारा बुक है। अभी हम लोग जो चीज़ समझना है उसको समझिए और उसको अपने जहन में उतारिए और थोड़ा सा चिंतन करिए कि हमने क्या बताया और आप क्या समझ रहे हैं। तो धार्मिक साहित्य, अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे हिंदू साहित्य के अंतर्गत हिंदू साहित्य होता है या ब्राह्मण साहित्य होता है। तो हिंदू में आ जाता है, जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे आप सुने होंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांत, सूत्र साहित्य, उपनिषद। तो वगैरह ये जो भी आता है ना, ये ब्राह्मण साहित्य में है, हिंदू साहित्य में है, यानी कि हिंदू साहित्य में है। तो उस समय हमें बताता है, वेद बताएगा उस समय भारत के जो लोग थे उनके का क्या विडम्बना हुआ करता था, कैसे रहते थे, उनकी धार्मिक रुचि कैसी थी, वो समाज में कैसे रहते थे, इकट्ठे रहते थे, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, कौन से देवता की पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी जो है से हिंदू साहित्य से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य, ठीक है ना, बौद्ध साहित्य में आप सुने होंगे जातक, जातक ग्रंथ सुने होंगे। उसके बाद विनय पिटक, अभिधम पिटक, असूत पिटक, ये तीनों ग्रंथ का भी नाम सुने होंगे। तो उसके बारे में बौद्ध साहित्य से भी जानकारी प्राप्त होता है। जैन साहित्य के बारे में आगम सुने होंगे, आगम में चर्चा है जैन साहित्य, कल्पसूत्र भी एक बुक है, उसमें भी सुने होंगे जैन साहित्य के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें धार्मिक साहित्य से प्राप्त होता है। और गैर धार्मिक साहित्य में अर्थशास्त्र, जो हम बताएं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है भारत में अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में एक ऐसी मात्र बुक है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पूरी तरीके से एकदम मतलब निचोड़ हासिल हुआ है उससे हम लोग को। उस समय की जो भी कार्य विवेचना था, कार्य प्रणाली था, जो भी मतलब कैसे लोग रहते थे, सारा का निचोड़ प्राप्त हुआ है अर्थशास्त्र से। और पाणिनि ने
पुस्तक लिखा था अष्टाध्यायी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मतलब सीखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग साहित्यिक स्रोत देख लिए कि साहित्यिक स्रोत देख लिए, मतलब इतिहास का स्रोत देख रहे थे। तो एक हो गया पुरातात्विक स्रोत, एक हो गया साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। अब देखिए विदेशियों का विवरण, अब बहुत सारे विदेशी भारत में है ना, जैसे रोम से आए, इटली से आए, चीन से आए, सिकंदर के साथ यूरोप से आए। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यक्ति आए और उन्होंने अलग अलग, जैसे रोम के एक व्यक्ति था हेरोडोटस, ठीक है ना, उसने भारत और फारस के संबंधों का अध्ययन किया था और उसने बताया था कि उस समय की भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, शांति प्रिय थे, युद्ध करते थे, बलवान थे या कायर थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो हम लोग समझे इतिहास किसे कहते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो बीती हुई बातों का सीक्वेंस ऑर्डर में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास क्यों जरूरी है, तो इतिहास इसलिए जरूरी है कि अगर इतिहास हम नहीं जानेंगे तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कार, अपने कल्चर को हम नहीं जान पाएंगे कि हमारी कल्चर की क्या विशेषता थी, हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने धरती को उपजाऊ वाला बनाया, कैसे आग की खोज किया, कैसे उन्होंने कपड़े कताई बुनाई सीखे, कैसे उन्होंने प्रक्षेपास्त्र तकनीक खोजा, कैसे उन्होंने अनाज उत्पादन की नई तकनीक विकसित की। तो इस तरीके से हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद जानेंगे कि इतिहास के स्रोत कितने हैं। इतिहास के स्रोत, जैसे मान लीजिए इतिहास हमको खुद पढ़ने का मन करेगा तो कहाँ से जानकारी मिलेगा, तो इतिहास के स्रोत हमें 3 तरीके से मिलते हैं। 3 तरीके से क्या, 3 जगहों से, 3 आधार पे मिल सकता है। एक पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत अगर हम लोग देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत से हम तो नहीं निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो एक एक चीज़ों बहुत दिनों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं उनका कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका यहाँ पाए जाने की संभावना कैसे, क्या हुआ। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में आप लोगों को बता दिया कि साहित्यिक स्रोत के बारे में आप लोगों को बता दिया कि हिंदू साहित्यिक स्रोत, बौद्ध साहित्यिक स्रोत और जैन साहित्यिक स्रोत। उसके बाद गैर धार्मिक भी बता दिए। अब इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो सोर्स है, इसी सोर्स के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग 1 मिनट के लिए रुकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख ले सकते हैं। अब देखिए, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसी स्रोत के आधार पर इतिहास के जो सोर्स प्राप्त हुए हैं, इसी सोर्स के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसी सोर्स के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, ऐतिहासिक। नीचे काल लगा दीजिए, ये काल। अब देखिए, इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बांटा गया। क्यों ऐसा बांटा गया और यहाँ ऐसे बांटे जाने की संभावना क्यों ऐसे पड़ गई कि ऐसे बांटा गया है, इसका क्या कारण था, लॉजिक क्या हो सकता है। तो लॉजिक को हम लोग समझते हैं। लॉजिक समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी लॉजिक समझ जाएंगे, लॉजिक से मार देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है
किस काल को कहा जाता है? जिस काल में मनुष्य न लिखना और न पढ़ना जानता था। क्या हो गया? वो वैसा काल, ठीक है ना, वैसा काल जब मनुष्य जो है ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। अब जब खुद समझिए कि जब लिखना नहीं जानता है, जब लिखने की कला की शुरुआत नहीं होती तो लिपि भी नहीं होगा। तो यानी कि इस काल में क्या हो जाएगा? लिपि भी नहीं पाया जाएगा। और मैंने अभी साफ साफ बताया कि इतिहास को जानने के स्रोत 3 हैं। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। तो विदेशी जो भी यहाँ आएगा कुछ न कुछ लिख के जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जब लिखने की कला के विकास नहीं हुआ तो यानी कि यहाँ पे लिखित रूप से कुछ नहीं मिलेगा। लिखित रूप से कुछ नहीं मिलेगा तो यानी कि जब लिपि ही नहीं है तो लिखित रूप से क्या मिलेगा? और साहित्यिक जब लिखा ही नहीं गया तो साहित्य भी नहीं लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है साहित्य मतलब स्रोत जो है इतिहास के जानने के, यहाँ पे स्रोत जो है बिल्कुल केवल और केवल स्रोत क्या था? पुरातात्विक। क्या था? पुरातात्विक। स्रोत क्या था? पुरातात्विक। यानी कि जमीन में दफन हुए वस्तुओं और उस पर रिसर्च करके जो हमें आइडिया इतिहास कर दिए उसी के आधार पे हम लोग अपने इतिहास को लेकर आगे बढ़े कि इस समय क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो अब समझे इस काल में क्या था? मनुष्य जो है अल्प विकसित था। अल्प विकसित था मतलब विकसित नहीं था, अल्प विकसित था। और इस काल में मनुष्य जो है ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो इसलिए इस काल को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल। अब चूंकि जब प्रागैतिहासिक काल के बारे में बढ़िया से स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि मनुष्य की जो है पहली अवस्था जो थी, मनुष्य की पहली अवस्था जो थी वो थी प्रागैतिहासिक काल, विकसित नहीं था। तो इस समय के लोग क्या करते थे कि पत्थर की गुफाओं में रहते थे, शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जानवरों से बचने के लिए बड़े बड़े शिलाओं का उपयोग करते थे। तो इस तरीके से जब वहाँ पे देखा गया कि मानव जो है प्राचीनतम अवस्था में है और पत्थरों की बहुत ज़्यादा अधिकता है इसके जीवन में, तो पत्थरों की अधिकता के कारण ही इस काल को यानी कि प्रागैतिहासिक काल को ही, है ना, एक और काल कह दिया गया। इसको कहा गया पाषाण काल। क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज। क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज। अब हम लोग आते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाषाण काल के बारे में बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे, पूरे पॉइंट आपको लिखवाएंगे, लिखेंगे भी, बताएंगे भी। हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था? तो वैसा काल, ठीक ना, वैसा काल जब लेखन कला का विकास हो गया, लेखन कला का विकास हो गया था लेकिन पढ़ना मनुष्य जो है नहीं जाना था। लेखन कला का तो विकास हो गया लेकिन मनुष्य जो है पढ़ना नहीं जान पाया था। अब देखिए इसी को कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे हम लोग समराइज करते हैं, कितना मजा आएगा। देखिए तो लेखन कला का तो विकास हो गया था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। और आप लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो उस समय पढ़े होंगे, या कांस्य युगीन सभ्यता भी उसको कहा गया है, तो कहे होंगे उस समय का जो है लिपि उसको पढ़ा नहीं गया है। तो जब इतिहासकार इतिहास लिख रहे थे, जब अनेक विद्वान अपनी बुक लिख रहे थे, इतिहास लिख रहे थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर में सजाया है। तो उन्होंने कहा कि आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल हो गया जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो उन्होंने उस कालखंड को भी यहीं पे समेट दिया जिसमें लेखन तो हो गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। तो आदि ऐतिहासिक काल में ही हम लोग रखते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। आगे आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या था, तो वैसा काल, ठीक ना, वैसा काल जब लेखन कला का भी विकास हो गया, लेखन का भी विकास हो गया और उसको पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया, तो लेखन कला का भी विकास हो गया और उसको पढ़ा भी गया, यानी कि तब उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब जरा सा आप सोचिए कि यहाँ पर हम बताए थे कि स्रोत जो है इतिहास को जानने के प्रागैतिहासिक काल पे पुरातत्व होगा, तो आप हमको बता सकते हैं कि आद ऐतिहासिक काल का क्या होगा, कमेंट करिए। आद ऐतिहासिक काल का क्या हो सकता है स्रोत जानने का, थोड़ा सा सोचिए। तो इधर देखिए, लेखन कला का तो विकास हो गया लेकिन पढ़ा गया ही नहीं, तो जब पढ़ा ही नहीं गया है तो यहाँ से हम लोग साहित्यिक स्रोत भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी आएगा तो वो भी लिखिए भी जाएगा, जब वैसा लिखे गया होगा कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसको हम वैसा भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे भी जो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत बोलना है, स्रोत हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक स्रोत। लेकिन यहाँ पे हमें लेखन का कला का विकास हो गया, पढ़ा भी गया है, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा तो यहाँ के जो स्रोत मिलेंगे, स्रोत वो क्या हो जाएगा, पुरातात्विक हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक साहित्यिक, पुरातात्विक साहित्यिक और एक और है कौन, पुरातात्विक साहित्यिक, विदेशियों को दिए। इस तरीके से हम लोग इतिहास को जानेंगे। तो आज क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, आगे हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। और अभी तो कम मज़ा आ रहा है जब एक सीक्वेंस में, अभी तो ये समझें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट हो रहा है, अभी तो आप लोग को मतलब इतिहास में ज़्यादा मज़ा है, ठीक ना, इसलिए कुछ कुछ बातों को अभी थोड़ा बेसिक सी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।